Hello everyone, welcome to MB classes Labor Law and HRM. I am Vanna, qualified NET code 55, Industrial Relation and Labor Welfare, and I am covering HRM Unit 2. It is the syllabus of code 55 NET NATA NET, and today I will cover employee benefits. And let's start what we will cover today. And we will cover the meaning of employee benefits, type of employee benefits, pension scheme, and voluntary retirement. So let's start to understand the concept of employee benefits. So firstly we study about the टेरी एल लीव एंड माइकल डी क्रेनो। वो क्या समझते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स को लेके, तो उन्होंने कहा था कि इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनसेशन पैकेज। मतलब आप सिर्फ एम्प्लॉय को अट्रैक्ट नहीं कर सकते ओनली बेसिस ऑफ सैलरी, यू हैव टू पे ग्रुप लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्रोग्राम, वेकेशन हॉलीडे, प्रीपेड लीगल प्लान्स, डेंटल ऑप्टिकल इंश्योरेंस कवरेज। तो यू हैव टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स, and now it is the available in both private and public sector organization. It is the common thing, they provide the salary, and with apart from salary they also provide the employee benefits. So they observe by the Terry L. Lee and Michael D. You have to understood the integral part of most compensation package. तो उन्होंने मतलब इस प्रोग्राम को इस तरीके से कंसीडर किया था। अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स से आप क्या समझते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की सिर्फ सैलरी एंड पेक्यूज मे नॉट इनफ टू इलिसाइट डिजायर्ड बिहेवियर फ्रॉम द एम्प्लॉय। मतलब सिर्फ आप सैलरी के बेसिस पे उनके जो भी आप बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, उसकी बेसिस पे वो इनफ नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के लिए वो अपना प्रोडक्शन में 100% दे। उसके लिए आप फ्रिंज बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेवल कंसेशन हो गया, लीव हो गई, आपने पेड लीव प्रोवाइड करा दी, प्रोविजन ऑफ क्रेचेज फॉर द फीमेल एम्प्लॉय। जैसे कि हम फैक्ट्री एक्ट 1948 में पढ़ते हैं कि अगर मोर देन 30 वीमेन हुई तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक क्रेचेज फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे वो जाके रेस्ट कर सके अपना। तो ये क्या है, तो ये सारी बेनिफिट्स है जो कि हम उनसे प्रोवाइड करा सकते हैं और वो कंफर्टेबली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% दे सकते हैं। एंड अब हम पढ़ेंगे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के। जैसे कुछ होते हैं लीगली, जो कि आपको लीगली कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट ने रूल बना दिए उनके बेसिस पे आपको पेमेंट करनी है। जैसे ओल्ड एज के लिए बेनिफिट्स हो गए, सर्वाइवर्स हो गए, डिसेबिलिटी हो गई कुछ, अगर एम्प्लॉय को अगर सपोज करो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एनी एम्प्लॉय गॉट अ इंजरी एंड दे हैव अ डिसीज एंड बिकॉज ऑफ योर कंपनी रीजन, या हो सकता है वो परमानेंटली डिसेबल हो गया हो, टेम्पररी डिसेबल हो गया, तो आपको उसको लीगली ये गवर्नमेंट का रूल है कि आप उसको पेमेंट प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको बेनिफिट्स देंगे। तो ये क्या होते हैं, ये सारी सोशल सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि जब हम अभी अगर अपना 100% दे रहे हैं एट द टिल एज ऑफ 60, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे फ्यूचर में आफ्टर 60 वो हमारी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करे। वर्कर कंपनसेशन की अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है आपका या फिर कोई भी आपको इंजरी होती है तो उसका भी वो पे करे। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, कुछ कंपनी ऐसी भी होती है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो कुछ टाइम के लिए तब भी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराती हैं। अब आता है कंटीजेंटी एंड डिफर, मतलब कहते हैं ना ये सेकंड जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, हम इन चीजों के फॉर्म में देखते हैं। जैसे पेंशन प्लान हो गए, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस हो गई, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो कैटेगराइज इन टू पार्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड डिसेबिलिटी इनकम। And medical expenses it include the hospitalization and surgical, and disability income it is maybe the short term and long term. And guarantee annual wages, prepaid legal plan, military leave and pay, जूरी ड्यूटी एंड बेरीमेंट पेड लीव। मतलब जूरी ड्यूटी मतलब जैसे कोर्ट में हियरिंग होती है तो उसके लिए आपको पेड लीव प्रोवाइड करा दे, या फिर बेरीमेंट कभी किसी आपके रिलेटिव या फ्रेंड की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो लीव होती है उसे बेरीमेंट पेड लीव बोलता है। मैटरनिटी लीव होगी आपकी, जैसे कि अभी तो गवर्नमेंट ने 26 वीक का प्रोविजन किया हुआ है,
तो ये क्या है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। एंड चाइल्ड केयर लीव आपको प्रोवाइड की जाती है, एंड सिक लीव, डेंटल बेनिफिट्स, ट्यूशन एड बेनिफिट्स, एंड सजेशन अवार्ड, सर्विस अवार्ड, सीवीरेंस फी, एंड पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। मतलब जो उस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे आपने काम नहीं किया, जैसे आप वेकेशन जा रहे हो तो आपको कंपनी ने अपने वेकेशन की पे की गई, आपकी वो नहीं काटी, आपकी हॉलीडे का भी पेमेंट किया है, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं हो। वोटिंग पे अलाउंसेस, वोटिंग पे अलाउंसेस यू नो वेरी वेल, अभी हमारे करेंटली चल रहे, तो हर कंपनी को हमें मतलब एक दिन की, जिस दिन हमारे एरिया में वोटिंग है तो उन्हें एक दिन की वोटिंग मतलब देना पड़ेगा, उन्हें कंपलसरी है, और ये क्लोज रहती है। इसीलिए हमारी कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जिस दिन इलेक्शन है तो उसके लिए, क्योंकि हर यूथ का, हर सिटीजन, हर नागरिक का अधिकार होता है कि उसे वोट पे करनी। तो ये क्या है, ये सारे बेनिफिट्स है कि उसके लिए अलाउंसेस भी दिया। अदर बेनिफिट्स में आपका ट्रेवल अलाउंसेस आ गया, आपका कंपनी कार हो गई, कुछ सब्सिडीज दे दिया आपने जिसके वो परचेज करे तो उसे कम अमाउंट में पड़े, मूविंग एक्सपेंसेस दे दिए, यूनिफॉर्म एंड टूल, आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करा दी, ड्रेस कोड दे दिया, या फिर कुछ जो भी टूल वगैरह यूटिलाइज हो रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस का खर्चा उठाया। आपको एक खाने की फैसिलिटी देगी, जैसे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लंच कंपनी में ही होता है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन एम्प्लॉय मील अलाउंसेज है कि आपने उसमें अलाउंस दे दिया, और आपने कुछ ऐसे अपने ऑफर दिए, कुछ ऐसे अपने वाउचर दिए जिसमें उन्हें डिस्काउंट दिया जा रहा है गुड्स एंड सर्विस के बेसिस पे। पर्पज क्या है, देखो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पर्पज ये है कि आप आइडेंटिफाई करो, डेवलप करो कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसी के बेसिस पे हमें डेवलप करना है उस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, एंड उसके बेसिस पे हमें उसे इंटीग्रेशन करना है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में, जिससे कि उसकी क्रिएटिंग अ विल कहते हैं ना कि हमारी विल पावर ये नहीं कह रही, तो हमें ऐसी उसके अंदर विल पावर करें जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और वो अपना ही गोल समझे। तो इसमें कहते हैं ना, अचीविंग इंटीग्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, creating a will and determination among the member and service for work improvement and innovation. Organization inform a club of youth women to serve as a center of discussion expression of innovative idea। मतलब जैसे कि आपने क्या किया, क्लब प्रोवाइड करा दिए, जैसे कि लोग वहां पे जा सकते हैं और वहाँ पे लोग डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि आपके जो इनोवेटिव आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं गैदरिंग जहाँ हुई, यंग माइंड मिले, तो हो सकता है कि कोई ऐसा आइडिया है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। आपने एक ओपन फोरम दे दिया कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसे डिस्कस कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो। आपने कोई सॉल्यूशन कर दिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉल्यूशन बना दिया, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पर्पज है, अगर हम एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देंगे, अगर उसकी नीड को फुलफिल करेंगे, नीड के अलावा उसकी डिजायर को भी फुलफिल किया, अब उसकी वांट को भी फुलफिल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेगी और ऐसे सॉल्यूशन क्रिएट करेगी जो कि इकोनॉमिकल और इफिशिएंट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड अरेंजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जनरेट द सोशल अवेयरनेस थ्रू द पब्लिसिटी। अब तुमने क्या किया, कोई जो भी करिकुलर एक्टिविटी है तुम अरेंज करवा रहे हो, तो हर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि अवेयरनेस, सोशल मीडिया, सोशल जो अवेयरनेस क्रिएट करने की करते हो, उसके वजह से क्या हुआ कि आपने करिकुलर एक्टिविटी अरेंज कर दो उनके लिए। तो ये पर्पज होता है जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स प्रोवाइड होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो सबसे पहला तो हमारा फ्रिंज बेनिफिट होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं वेजेस के, जैसे कि आपको वो तो मिल गया, एक तो आपका सैलरी मिल गई, अब उसकी वेजेस के बाद क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, जैसे कह सकते हो आप हिडन पेमेंट कह सकते हो, नॉन वेज लेबर कॉस्ट कह सकते हो, सप्लीमेंट्री वेज प्रैक्टिस कह सकते हो। फ्रिंज बेनिफिट refers to the supplement to the wage obtained by the employee at the cost of the employer. फ्रिंज बेनिफिट आल्सो कॉल्ड द वेज एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको उसके अलावा मिल रहा है हिडन पेमेंट, नॉन वेजेस लेबर कॉस्ट एंड सप्लीमेंट्री वेज प्रैक्टिस। लिस्ट क्या हो सकती है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या क्या चीजें कवर करती है। लीगली रिक्वायर्ड पेमेंट, जो कि आप मैंने बोला ना, अभी हमने पढ़ा था कि जो ओल्ड एज
लोगों के लिए हो गया, डिसेबिलिटी वाला हो गया, एंड रेस्ट पीरियड, लंच पीरियड, पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, जैसे कि मैंने आपको वेकेशन का बताया था, हॉलीडे की, वो उस टाइम का भी पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हम अभी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फेस्टिवल के लिए आपने कोई प्रॉफिट शेयर कर दी, जैसे दिवाली पर बहुत सारी कंपनियों में बोनस देते हैं, तो ये क्या है, स्पेशल बोनस, सर्विस अवार्ड, सजेशन अवार्ड, फ्री मील दे दिया, ट्यूशन फंड दे दिया बच्चों के लिए, फ्रिंज बेनिफिट में मतलब दोनों प्रोग्राम होते हैं, एक वॉलेंट्री भी होता है और इनवॉलेंट्री भी प्रोग्राम होता है। And fringe benefit have been described as a welfare expense, wage supplement, prerequisite other than wages। देखिए जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या है, सारे जो वेलफेयर एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है वेजेस की, वेजेस को छोड़ के वो हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स। Fringe benefits are also as non-pecuniary incentive that is visualizing beyond money wages। मतलब हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन पेक्यूनरी इंसेंटिव। इसका मतलब होता है कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि मनी वेजेस से भी अदर देन जो आपके पास आ रहा है उसको भी आप देख पा रहे हो। फ्रिंज बेनिफिट भी कैन बी कैटेगराइज एज अंडर HR गाइड 2005। पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिट विदाउट वर्क, जैसे कि आपको कैजुअल लीव दे दी, CL कहते हैं ना, कि किसी कंपनी में एक मंथ में 2 CL होती है और एक होती है अर्न लीव। तो ये क्या है, आपकी बेनिफिट विदाउट द वर्क, CL EL होगी हमारी। एंड बेनिफिट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हजार के अंदर क्या आ गया, PF, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सारे आ गए। देन फैसिलिटिंग प्रोग्राम टू ईज रूटीन इन ऑफ लाइफ, इसमें आगे वर्किंग आवर, मेडिकल अलाउंसेस, लीव, ट्रेवल कंसेशन एटसेट्रा। एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम में आ गए आपकी स्पोर्ट ड्रामा। अब देखिए आपने बेनिफिट विदाउट द वर्क में CL EL जो कि कंपनी में होती है, बेनिफिट प्रोटेक्टिंग जैसे कि आप कोई हजार्ड्स आ गया, कोई डेंजर सिचुएशन आ गई, तो आपका PF हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई, ये सारे बेनिफिट्स आप कर सकते हो। अगर कोई ऐसे प्रोग्राम है जो आपके लाइफ के रूटीन को और इजियर बना रहे हैं, जैसे वर्किंग आवर्स हो गया, आपने वर्किंग आवर्स में ही फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आपको 1 आवर्स का जो लंच मिलता है वो कभी भी ले सकते हो विद इन 8 आवर्स। तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मेडिकल अलाउंसेज, अगर कोई भी मेडिकली अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर आप सिक हो तो आपको मिल सकती है। लीव, ट्रेवल कंसेशन और ट्रेवल कंसेशन दे दिया आपको। रिक्रिएशन प्रोग्राम क्या हो गया, जैसे कि आपने स्पोर्ट्स कंडक्ट करा दिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स फिक्स करा दिया, कंपटीशन करा दिया, जो भी टीम जीतती है आपने उसको कुछ रिकॉग्नाइज करा दिया, अवार्ड कर दिया, ड्रामा कंडक्ट करा दिया। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रेन स्ट्रोमिंग होती है, आइडिया कहते हैं ना, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी आती है माइंड के अंदर और एकदम फ्रेश माइंड होता है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय इंगेज रहता है इन सब में, और जिससे कि उसे जो वो 8 घंटे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है वो उसे 100% आउटपुट के थ्रू दे सकता है। अब हम पढ़ते हैं रिटायर। देखिए हमने फ्रिंज बेनिफिट्स पढ़ लिए सारे, उसकी कैटेगरी HR जो गाइड 2005 के थ्रू जो कैटेगरी थी वो कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये 3 फॉर्म्स के होते हैं। पहला आता है नॉन कंट्रीब्यूटरी, इसमें जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है रिटायर बेनिफिट के लिए, मतलब इसमें हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट ही हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। ये नॉन कंट्रीब्यूटरी होता है। पार्शली कंट्रीब्यूट क्या होती है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय का शेयर होता है, और तो इस तरीके से पार्शली कंट्रीब्यूट। इंडिया में क्या होता है, मेन स्कीम है रिटायर बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय, पेंशन स्कीम और PF। जैसे अभी हम PF पढ़ते हैं कि हम 12% हमारा जो बेसिक वेजेस होता है उसका 12% हमारा कटता है, एंड 12% कंपनी का करता है, उस पर जो इंटरेस्ट जो होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या है, पार्शली कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि इसमें हमारा भी मनी जो है वो डिडक्ट हो रहा है, और ये इस तरह से एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। सॉरी। अब पेंशन स्कीम क्या है, जो कि हमारे इंडिया में क्या है, पेंशन स्कीम PF ये मेनली वो है हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है। पेंशन स्कीम क्या है कि एक जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक केस प्रोवाइड किया जाता है, एक फिक्स मंथली अमाउंट के बेसिस पे, तो उसमें आपको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है।
क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से अपना लॉन्ग वे लाइफ सरवाइव कर सकते हो। जैसे कि किसी को इंजरी हो गई तो इंजरी पेंशन, फैमिली पेंशन, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है। एंड अब हम पढ़ेंगे पेंशन कितने टाइप्स की होते हैं। एज पर 1972 सेंट्रल सिविल सर्विस रूल फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन। अब हम सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के बेसिस पे हम पेंशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सुपर एनुएशन पेंशन। अब सुपर एनुएशन पेंशन क्या होगी कि ए पर्सन हु रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन कंपल्सरी रिटायरमेंट। जैसे कि उसकी एक एज हो गई जिसपे वो रिटायर हो रहा है, तो वो उसे एक सुपर एनुएशन पेंशन दी जाएगी। जैसे कि हमारे में सपोज 58 है, 58 एज पे आपका रिटायरमेंट है, तो आपको क्या है, एक सुपर एनुएशन पेंशन प्रोवाइड किया जाएगी। अब आता है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन क्या होता है? इट इज द पेंशन ग्रांटेड टू द पब्लिक servant who retire voluntary or it retire in advance the age of compulsory retirement giving the prescribing notice and one be declare the surplus opt for voluntary retirement। देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में डिफरेंस क्या होता है। सुपर एनुएशन में तो क्या होगा कि एक जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपकी एक एज है, जैसे 58 या 60 तक ही आप वर्क कर सकते हो, तो ये हमारी क्या होगी, सुपर एनुएशन होगी कि आप उस एज तक रीच करें और आपने वो रिटायर हुए। एक रिटायरिंग पेंशन क्या हुआ कि आप उस एज तक, जैसे किसी किसी जैसे आप डिफेंस में जाएंगे तो किसी का 20 ईयर सर्विस होता है, तो उसमें क्या हुआ है कि आपको आपकी एज से पहले ही आपका एक कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया कि 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आपको 20 ईयर्स के बाद वो रिटायर होना पड़ेगा। या फिर आप ऑप्ट करते हैं वॉलेंट्री। जैसे कोई अगर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है तो आपको एक सरप्लस डिक्लेयर कर दिया कि यू आर सरप्लस टू आवर कंपनी, तो आप उसके बेसिस पे वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते, तो वहां पे भी आपको एक पेंशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए सुपर एनुएशन में क्या, जो एक्चुअल एज है जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की गई है, 58 तक आप एलिजिबल हुए, 60 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो काम करने के लिए, तो वो एज है। रिटायरिंग एज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का 20 ईयर, 30 ईयर या फिर 40 ईयर या 58 ईयर भी हो सकता है, तो ये रिटायरिंग पेंशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो हमने भी दो पेंशन पढ़ी, सुपर एनुएशन और रिटायरिंग पेंशन। अब आता है इनवैलिड पेंशन। अब इनवैलिड क्या होता है, इट इज अ पेंशन ग्रांटेड टू द पब्लिक सर्वेंट हु रिटायर फ्रॉम द सर्विस बिकॉज ऑफ एनी बॉडली और मेंटली इन्फिमिटी which permanently incapacity him for the service, so if so certified by the appropriate medical authority। invalid pension क्या हो गया कि कोई भी पब्लिक सर्विस, जैसे मैं गवर्नमेंट फर्म में काम कर रही हूँ और मुझे सर्विस की वजह से मुझे कोई भी मेंटली या फिजिकली कोई भी परमानेंटली ऐसी इनकेपेसिटी हुई जैसे कि मैं उस पर काम नहीं कर सकती, कोई भी इंजरी हो गई, परमानेंट डिसेबल हो गया कोई इंसान, टेम्पररी डिसेबल हो गया कोई भी एम्प्लॉय, तो वो परमानेंट लाइफ के लिए इनकेपेसिटेट है, तो उसके बेसिस पे अगर वो सर्टिफाइड कर दिया मेडिकल की अथॉरिटी के बेसिस पे, तो वहां पे आपको पेंशन प्रोवाइड किया जाएगी, जो जिसे हम इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। अब आते हैं कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन क्या होती है? इट इज अ पेंशन ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट servant who is discharged owing to the abolition of his permanent post while a suitable post of equal rank cannot be found for him when such post offered to him but not accepted by him। अब क्या हुआ कि आपने उसकी परमानेंट पोस्ट से उसे डिस्चार्ज कर दिया, अगर उसी के बेसिस पे आपने अगर उसे इक्वल रैंक की सुटेबल पोस्ट जो कि इक्वल रैंक की अगर आपने प्रोवाइड नहीं करी, तो अगर उसने वो एक्सेप्ट नहीं करी तो आपको कंपनसेशन पेंशन दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको विद इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट पोस्ट है, आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हो और आपको उसे कहीं दूसरी जगह जॉब के लिए ऑफर दे रहे हो लोकेशन में, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे हो गया आपका कि
उसकी सेम लेवल पे अगर जॉब मिलती है, सेम पोजीशन में मिलती है, सेम पे आउट होता है, उसका लोकेशन भी नियर बाई होता है, तो आप वो कंपनसेशन पेंशन नहीं होगा, वो वहाँ पे जॉब कंटिन्यू करेगा। अगर इन अदर रिस्पेक्ट में हम सोचें कि उसे इक्वल रैंक नहीं सूटेबल मिली, उसे उससे लोअर पोजीशन मिली, उससे लोअर पे आउट मिला और वो उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ पे उसे कंपनसेशन पेंशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट सर्विस का है। अब आता है कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। अगर को ये पेंशन जब दी जाती है जब सर्वेंट व्हेन ही इज कंपल्सरी रिटायर एज ए पेनल्टी। अब वो उसे मतलब कहते हैं ना 100% रिटायर्ड ही कर दिया एक एज ए पेनल्टी, तो उसे हम कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन देते हैं। एंड कंपनसेटेड अलाउंसेस, कंपनसेटेड अलाउंसेस क्या होता है? जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस या रिमूव कर दे किसी भी सर्विसेज से, और अगर वो रिमूव कर दे किसी भी सर्विस से अगर वो डिजर्व करता है, सपोज कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने वो डिसमिस कर दिया, अब इस सर्विस से उसे हटा दिया, हो सकता है कि वो डिजर्व करता हो कंपेंसेट अलाउंस स्पेशल फैक्टर्स के बेसिस पे, तो उसे प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो नहीं करता है तो उसका डिसमिसल या उसकी पेंशन ग्रेच्युटी भी रिमूव हो सकती है। तो ये क्या हो गया, कंपेंसेट अलाउंस हो गया। अब पढ़ेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। सेंट्रल सिविल सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल प्रोवाइड फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जब कोई भी परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो जाए ड्यू टू द योर जॉब बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विस, तो या कोई इंजरी हो जाए या डिसीज हो जाए तो उसे आपको पेंशन देनी है। एक होती है फैमिली पेंशन टू द विडो एंड अलाउंसेस टू द चिल्ड्रन इफ द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस इज एक्सेप्टेड ड्यू टू द गवर्नमेंट सर्विस। द पेंशन स्कीम इन्वॉल्व कैश डिसबर्समेंट टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय इज फिक्स मंथली अमाउंट। सपोज करो सिर्फ एक ही अंडर है फैमिली में और वही सिर्फ उसी से उसकी पूरी फैमिली सरवाइव कर रही है, तो जो उसकी वाइफ होगी और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम जो उसकी वाइफ होगी उसको प्रोवाइड की जाएगी, और जो चिल्ड्रन और उसके चिल्ड्रंस को। अगर इसमें ये होता है कि उसे फिक्स मंथली अमाउंट पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो अपने बच्चों का और अपना ख्याल रख सके। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम पेंशन। क्वांटम पेंशन में क्या होता है कि आप अगर आप 10 ईयर्स तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो, उसके बाद जब आप रिटायर कर रहे हो तो उसका आपका कितना एवरेज एम्प्लॉयमेंट बनेगा लास्ट 6 मंथ्स का, जब से आपने, जैसे कि आज अगर मैं रिटायर्ड होती तो मुझसे जो 6 मंथ्स पहले का कितना मेरा एवरेज एम्प्लॉयमेंट बनेगा वो मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। पर उसके साथ कंडीशन होती है कि ये उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जिन्हें एटलीस्ट 10 ईयर उसमें जॉब कंटिन्यू की हो। तो ये हमारे क्वांटम पेंशन हो गए। अब आता है जनरल कंट्रीब्यूटरी फंड। देखिए कंट्रीब्यूटरी फंड मतलब जैसे पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, एंड मिसलेनियस एक्ट भी आया हुआ है 1952 में। इसमें क्या होता है, इसमें जितना हम अपना बेसिक पेपर जैसे 12% हमारा डिडक्ट होता है, तो 12% ऑर्गेनाइजेशन का डिडक्ट होगा, फिर उस पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने हमारा डिडक्शन शेयर होगा उतना ही गवर्नमेंट का शेयर होगा। और इस तरीके से हमें जब रिटायरमेंट के बाद ही हमें मनी हमारा मतलब मिल जाता है, या फिर आप इससे उससे पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैरिज के लिए ले सकते हैं, पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई होम मेकिंग के लिए कर सकते हैं। तो हम इसे टाइम टू टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पीएफ हो गया हमारा। अब हम पढ़ें ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है, अगर आपने 5 ईयर तक कंटिन्यूस सर्विस करी है किसी भी फैक्ट्री में, माइंस में, ऑयल फील्ड में, प्लांटेशन में, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, या वो पीस रेट हो या सेशनल वर्कर हो, और जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां पे आपको ग्रेच्युटी प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल अलाउंसेस क्या हो गया फॉर सॉरी मेडिकल अलाउंसेस क्या होगा कि फॉर पेंशनर नॉट कवर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम द 5th पे कमीशन सजेस्टेड द मेडिकल अलाउंसेस ऑफ ₹100 per month. It is
also recommended a comprehensive medical scheme provide a complete health insurance both the employee and pensioner in a non-central government health scheme. इसमें क्या होगा मेडिकल अलाउंसेस में कि जो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होते, जो पेंशनर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो इंक्लूड नहीं होते हैं, तो फिफ्थ जो पे कमीशन आया था उसने सजेस्ट किया था कि जो मेडिकल अलाउंसेस है वो 100 रुपीज पर मंथ हम दे सकते हैं। उन्होंने इसमें मेडिकल स्कीम भी रिकमेंडेड करी थी, कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस दोनों को, एम्प्लॉय को भी और जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय हो गए, पेंशनर को भी जो नॉन CGHS एरिया में मतलब जो उसमें इंक्लूड नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, तो उनको भी मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड किया। वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या आता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट में आता है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना चाहते हैं तो आप VRS के थ्रू जा सकते हैं, और या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस हो गए तो हम ऑफर प्रोवाइड किया करते हैं एम्प्लॉय को कि आप VRS के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकते हो और आपको एक गोल्डन हैंडशेक की स्कीम प्रोवाइड की जाएगी उनको, मतलब उन्हें हम पेंशन बेनिफिट्स देंगे अगर आप VRS लेते हो। आई होप आपको ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम वेजेस जो हम एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। इनकी जो टाइप्स होते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स एंड रिटायर बेनिफिट्स होते हैं। एंड इसके बाद जो हमने पेंशन पढ़ी वो बहुत सारे टाइप्स की पेंशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़े एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजिंग करियर। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।